आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल के मऊ जनपद के, जो पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं, कांग्रेस से अपनी राजनीति किए और कांग्रेस में पूरा अपना जीवन लगा दिए और इनके निर्देशन में, इनके आदेशों का पालन करते हुए तमाम नौजवान कांग्रेस से जुड़े रहे और आज और स्वस्थ रहते हैं। किसी तरीके से दवाओं के सहारे ज़िंदगी चल रही है। किस तरीके से आपने राजनीति किया, क्या वह दौर था, क्या यह दौर है? राजनीति बड़ी पवित्र थी, लेकिन आज की राजनीति और तब की राजनीति में क्या अंतर है, इसी पे हमारी और आपकी चर्चा होगी। और हम बता दें, आपका परिचय दे दें। आप हैं राम प्यारे यादव जी, जो कांग्रेस के मऊ जनपद के पहली पंक्ति के लीडर रहे हैं और आज भी जो भी इनसे बनता है सामाजिक कार्य और राजनीतिक कार्य तब भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे राजनीतिक जीवन पे, जो इस तरीके से संघर्ष करके, किस तरीके से इन्होंने आज जिस कमरे में हम बैठे हैं, यह कमरा उस राजनीति से नहीं बन पाया, बल्कि जिस कमरे में वह रहे हैं वह कमरा भी हम आपको इस वीडियो में दिखा देंगे आखिरी में, कि मतलब वह किस दौर में कैसे रहे और कैसे यहाँ तक पहुँचे और क्या क्या इनका जो है संघर्ष रहा, इसी पे हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले तो नेताजी यस भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमसे क्या जानना चाहते हैं? नेताजी, जब आप राजनीति शुरू किए तो किससे प्रेरित होकर और क्या सोचकर राजनीति करना शुरू किए? देखिए, मैं सबसे पहले 1967 में 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था और चंद्रजीत यादव का भाषण होने जा रहा था बोझी बाज़ार में। रामविलास पांडे असेंबली का चुनाव लड़ रहे थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो रामविलास पांडे ही हमारे राजनीतिक गुरु हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हमने कांग्रेस की राजनीति शुरू किया। हमारे विद्यालय के वो प्रबंधक थे, जो केदारनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से आज जाना जाता है, और तब वहाँ वो जूनियर हाई स्कूल था और हम 8वीं कक्षा में उसमें पढ़ रहे थे। तो प्रबंधक होने के नाते, दूसरे मैं फ्रीडम फाइटर के लोगों का इतिहास कुछ पढ़ा था, तो मुझे लगा कि इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ अपनी कुर्बानी दिया है, इनके नेतृत्व में काम करना चाहिए। यही मान करके मैंने कांग्रेस का झंडा उठाया और उनके समर्थन में, रामविलास पांडे के समर्थन में, चंद्रजीत यादव पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे आजमगढ़ सदर से, तो वह उनके समर्थन में सभा करने के लिए बोझी बाज़ार में आए थे। आज भी हमारा बोझी बाज़ार राजनीतिक दृष्टिकोण से वह घोसी विधानसभा का हृदय कहा जाता है। वहाँ से हवा उठती और जिले तक जाती। तो उसी बाज़ार में सभा थी और उस सभा को में हम लोग चंद्रजीत यादव का भाषण सुनने के लिए गए थे और तब से मैं अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। अच्छा, माननीय कल्पनाथ राय जी के आने से जो कांग्रेस में और मऊ जनपद के निर्माण में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जो बदल रहा है और तब में क्या अंतर दिख रहा है आपको? अरे भाई, तब में और अब की बात कर रहे हैं। मैंने शुरुआती दौर बताया आपको, जिस समय वह चुनाव का दौर चल रहा था 67 का 69 का, वह केवल कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच होता था। सिद्धांतों की लड़ाई होती थी, सिद्धांतों के आधार पर कार्यकर्ता बनते थे और बिगड़ते थे। लेकिन जब कल्पनाथ राय का जो युग आपने कहा, जब कल्पनाथ राय कांग्रेस में आए तो कल्पनाथ राय बहुत संघर्ष किए और धीरे धीरे वह जितने छात्र थे कम्युनिस्ट पार्टी की, और सबको धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते अपने कांग्रेस में मिला करके ले आए। तब जाके कांग्रेस मजबूत हुई यहाँ की। वैसे तो रामविलास पांडे ने ही सबसे पहले परचम फहराया,
कांग्रेस का। एक कल्पनाथ राय के आने के बाद वो विकास का दौर शुरू हो गया, और विकास के दौर में वह सबको जोड़ते हुए अपने साथ जितने लोग थे, चाहे वो दूसरे विरोधी दल के जितने छत्र नेता थे, वो सबको सम्मान, कार्यकर्ता के लिए सम्मान देते थे और अपने पास ले आकर के लेते लाते गए। कांग्रेस को उन्होंने बहुत मजबूत बनाया और विकास के नाम पर ही कल्पनाथ राय जाने गए। अगर कल्पनाथ राय होते तो मऊ जिले का विकास अभी कहाँ तक चला गया होता। मैं गिनाऊँ आपको, कहाँ से शुरू करूँ? चाहे वह रेलवे का आमान परिवर्तन हो, पहले छोटी लाइन थी बनारस से लेकर के भटनी तक की, गोरखपुर तक की जी। लेकिन अगर किसी ने बड़ी लाइन के रूप में उसको बदला तो कल्पनाथ राय ने बदला। अगर कोई ओवरब्रिज का पुल देखने को मिला जो आजमगढ़ बाईपास पर है मऊ में, तो अब्दुल गनी खां चौधरी को बुला करके शिलान्यास करा करके कल्पनाथ राय ने उस ओवरब्रिज को बनवाया। आज तो मऊ जिले में 3 ओवरब्रिज हैं। इधर बलिया वाले भी रोड पर है और फिर मऊ वाले भी रोड पर है, वहाँ भी है, 3 ओवरब्रिज पड़े हुए हैं। कल्पनाथ राय ने बिजली के मामले में और कृषि का, यहाँ का पिलखी का कृषि विज्ञान केंद्र, कुसमौर का बीज अनुसंधान केंद्र, सठियाओं अरे घोसी की चीनी मिल, एक किसको गिनाया जाए, जो भी कहीं आप देखेंगे ज़िले में जा कर के, तो जो भी विकास के काम में लगा होगा तो उस पर कल्पनाथ राय का ही वो नेम प्लेट लगा होगा, किसी दूसरे का नहीं लगा होगा। अगर किसी का कहीं नेम प्लेट दिखाई देगा आपको, तो वो कहीं लिंक मार्ग होगा जो वो जाता होगा गांव में, आरसीसी बनी होगी, या चाहे वो डमरू लगा होगा, या चाहे ईंट वाला खड़ंजा लगा होगा, उस पर उसका आपका नेम प्लेट मिलेगा पत्थर पर। अगर बड़े प्रोजेक्ट पर आप देखेंगे, चाहे 33 kVA का हो सब स्टेशन बिजली का, 132 kVA का हो बिजली सब स्टेशन, 400 kVA का भी सब स्टेशन मऊ में बना हुआ है, कसारा में, क्या बाकी है? एक बार तो कल्पनाथ राय जी ने मुझसे पूछा था कि आखिर यह तुम बता दो कि हमने सेमरी में वह सिंचाई विभाग का डाक बंगला क्यों बनवाया। मैंने कहा कि अरे इसलिए बनवाया कि अधिकारी आएंगे तो रुकेंगे। क्या समझ नहीं पा रहे हो? असली बात बताओ, कुछ छिपा रहे हो। हम कह रहे हम छिपा नहीं रहे, हमारी जितनी जानकारी है मैं उससे बता रहा हूँ। कल्पनाथ राय ने कहा नहीं, इसके लिए नहीं बनवाया, इसलिए बनवाया कि सेमरी गांव जो है वो देहात का गांव है, और सेमरी से के डाक बंगले में जो अधिकारी एसी में रहते हैं दिल्ली में, लखनऊ में, जब किसी काम से मऊ आएंगे तो डाक बंगला खोजेंगे। तो डाक बंगला कहाँ मिलेगा? वो सेमरी में मिलेगा, गांव में मिलेगा, और गांव में आकर के रात को रहेंगे, और जब जाएंगे सुबह को निकल करके तो खेत में महिलाएं धान की रोपाई करती हुई मिलेंगी, किसान अपने खेत में हल चलाता हुआ मिलेगा, कोई फावड़े से अपने खेत को खोदते हुए मिलेगा, कोई कटाई करते हुए मिलेगा, कोई मड़ाई करते हुए मिलेगा। तभी इनका दिमाग खुलेगा। जो एसी में बैठ करके किसानों की कृषि नीति पर बात करते हैं, तब वो समझेंगे कि आखिर यह जो अनाज पैदा होता है कितनी मशक्क़त से, कितनी मेहनत से, कितनी कठिनाई से पैदा होता है, जिसका रेट हम तय करते हैं। इसलिए हमने डाक बंगला बनवाया। अच्छा, क्या लगता है कि जब से माननीय कल्पनाथ राय जी ने मतलब अपना शरीर छोड़ा है और तब से अब जितने भी प्रतिनिधि आए, क्या वह जिम्मेदारी नहीं निभाते, या फिर कुछ और ऐसे मामले हैं जो मान लीजिए बाहर के हैं, या फिर उनके पास वो पावर नहीं जनरेट हो रहा है जो कल्पनाथ राय के पास था? ऐसा है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लूँगा तो थोड़ी सी हमारे जो कल्चर है हमारी पार्टी का, या चाहे हमारा निजी जो संबंध है, वो ठीक नहीं लगेगा। लेकिन आप से मैं जानना चाहता हूँ कि कल्पनाथ राय के जाने के बाद जितने भी जनप्रतिनिधि चुने गए, उनका अपना क्या है? जो कुछ है वह किसी न किसी सेंटिमेंट के वोट से वो जीत करके चले गए, बगैर मेहनत के चले गए, किसी पार्टी का वोट बैंक था उससे वो चले गए। तो आखिर बताइए उनको विकास से क्या मिला था?
विकास का काम तो वो करेगा जो अपनी मेहनत से जनता को अपने साथ जोड़ करके चलेगा। वो समझेगा कि जनता के लिए हमें काम करना है। चाहे वह पार्टी का नाम ले सकता हूँ, व्यक्ति का नाम तो नहीं लूँगा। चाहे बसपा का प्रतिनिधि रहा हो, चाहे वो सपा का प्रतिनिधि रहा हो, चाहे भाजपा का प्रतिनिधि रहा हो, यही 3 लोग तो गए हैं, बारी बारी से आते आते जाते जाते चले गए। तो आज जो दौर है, इस दौर में जो राजनीति है, जो पहले सिद्धांतों पे थी और आज जो है कभी नेता जो है उसी पार्टी में कल विरोध कर रहा है, फिर इधर से उधर जा रहे हैं। क्या लगता है आप जिस दौर में किए और आज के दौर में राजनीति कैसा दिख रहा है? ऐसा है कि जो आपने कहा कि नेता इधर से उधर चले जा रहे हैं, तब लोग एक पार्टी छोड़कर जाने में अपनी को तौहीन समझते थे कि हम इस पार्टी से उस पार्टी में जाएंगे तो कार्यकर्ता हमसे प्रश्न पूछेगा कि आखिर नेताजी आप इसमें से इसमें क्यों जा रहे हैं, ये तो सिद्धांत नहीं कबूल करता। लेकिन आज का कार्यकर्ता तो पूछ नहीं सकता है, वो कार्यकर्ता तो है ही नहीं। आज जो लोग कहते हैं कि ये कार्यकर्ता है पार्टी, वो कार्यकर्ता नहीं है, वो ठेकेदार हैं। और जैसे नेता कहेंगे उनके साथ वो उधर चले जाएंगे। और सत्ता चाहिए तो सत्ता के लिए जैसे आज के नेताओं की ये स्थिति है कि सुबह को जब ड्राइवर अपनी गाड़ी को पोंछ ओछ करके ठीक रखता है तो ड्राइवर पूछता है कि नेताजी झंडा ये कल वाला रहेगा या कि आज बदल देना है। मतलब इतना कल्चर बदल गया है कि मतलब कपड़े की तरह पार्टी बदल दी जाए। एकदम एकदम पार्टी कपड़े की तरह कर रहे हैं, वही बदलना ही है। आखिर देखने में नहीं मिल रहा है क्या आपको? आपको देखने में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आखिर जो गांव का भी जनप्रतिनिधि होगा प्रधान, पहले मैंने वो दौर देखा है, रामविलास पांडे, राम सुंदर पांडे, झारखंडे राय सरीखे लोग असेंबली का चुनाव लड़ते थे, वो साइकिल से चलते थे। आज जो गांव सभा का प्रधान होता है और दूसरे दिन उसके घर स्कॉर्पियो खड़ी होती है। तो फिर एमपी एमएलए की बात, प्रमुख की बात, जिला पंचायत की बात तो छोड़ दीजिए। कभी कोई जनप्रतिनिधि अगर पैसा लेता था तो उसकी शीशा लेदर हो जाया करती थी। आज पैसा लेने की होड़ लगी हुई है। कोई गरीब आदमी जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा? कोई गरीब आदमी ब्लॉक प्रमुख बनेगा? कोई कार्यकर्ता जिला पंचायत का सदस्य बनेगा? क्या आपको लगता है क्या ऐसा? नहीं। अच्छा, ये जो पैसे की आई है, पहले जनप्रतिनिधि जो है गरीब था, तो जब वो सदन में पहुंचता था उसके बाद भी उसके स्ट्रक्चर में या उसके वातावरण में या उसके पूरे जीवन में कोई बदलाव नहीं दिखता था। और आज आपने जो कहा कि व्यक्ति जो चुना जाता है तो प्रधान भी स्कॉर्पियो से चल रहा है, इसका मतलब यही है कि जनता का विकास नहीं हो रहा है, जनप्रतिनिधियों का विकास हो रहा है। ये एकदम जनप्रतिनिधि अपना विकास करता है, अपने परिवार का विकास करता है। हाँ, आप देख लीजिए कि अगर उसका प्रतिनिधि कोई बनेगा तो उसका भाई भतीजा होगा, कार्यकर्ता नहीं हो सकता। और टिकट अगर किसी को मिलना है, किसी की जिसकी चल गई हो, तो अगर प्रधान बनाना है गांव का तो अपने भाई और भतीजा, चाहे औरत चाहे किसी को अपने घर का बनाएगा, अपने लड़के को बनाएगा। किसी कार्यकर्ता को आप बता दीजिए यहाँ कि कोई भी नेता जो ज़िले की राजनीति करते हैं और अपने परिवार को छोड़ करके वो दूसरे किसी कार्यकर्ता के पक्ष में गए हों, उसके लिए काम किया। तो इसमें क्या जनता में क्या है, जनता का भी कुछ दोष है कि नहीं? बिल्कुल दोष है भाई। जनता को आज मतलब जो वोट देना है, वोट की राजनीति है, और उसको ये है कि भाई जब ये लूट ही रहा है तो उस लूट में से कुछ हमको दे देगा, हम भी चले जाएं। जनता भी तो उसी की पात्र हो गई है। जनता को भी विकास नहीं चाहिए। अगर जितना जनता को विकास की बात होती तो कल्पना तरह चुनाव निर्दल लड़ रहे थे और जनता ने विकास के नाम पर उनको वोट कर दिया। लेकिन आज विकास के नाम पर जनता वोट देने को तैयार नहीं है। जात पे हम जात की बात नहीं करते, नहीं, जात की बात हम क्या करें? जात पर सेंटीमेंट पर, सेंटीमेंट किसी एक जात का नहीं हो सकता है ना। सेंटीमेंट होता है, हाँ, सेंटीमेंट उभारा जाता है।
अब किसके लिए उभारा जाता है, चाहे जात के लिए उभारा जाए, गरीब के लिए उभारा जाए, किसी के लिए उभारा जाए। तो इतना मतलब समय आपने दिया, लगभग 50 साल आपने समय दिया इस राजनीति में। इस 50 साल की राजनीति में आपको राजनीतिक क्या लाभ नज़र आया? हमको बस इतना ही है लाभ कि हम जिस दौर में शुरू किए थे तो हम नहीं जानते थे कि राजनीति में इतनी गिरावट आ जाएगी, नहीं तो शायद यह काम न करते, हम भी नौकरी कर लिए होते। नौकरी करते तो और खुशहाल हो गए होते उसी दौर में। लेकिन मैं ही जानता था कि यह सबसे बड़ा काम राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करना है, तो मैंने इस माध्यम को चुन लिया, काम किया। मैं और कुछ तो नहीं पाया, लेकिन एक ही चीज़ हमको मिला है, हम जहाँ जाते हैं हमारे कुछ लोग मिल जाते हैं, और जो लोग मिल जाते हैं वो हमको बहुत सम्मान देते हैं, तो मुझे सम्मान मिला। यानी राजनीति से आपको सम्मान मिला? पैसा कमाने के लिए हमने राजनीति न किया था, न करूँगा, न किया। आज के दौर के जो नौजवान हैं, तमाम जगह देखा जाता है कि लोग कह रहे हैं कि अभी उत्तर भारत है और दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में जाए तो IIT के और MBBS के, बिहार में IPS IAS के लिए, और उत्तर प्रदेश में केवल कोई फलाध्यक्ष है, कोई फला बूथ अध्यक्ष है, तो ये तमाम चीज़ें चल रही। ऐसे नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जब मेरे साथ नौजवान काम करता था तब भी मैं उसको मिसभ्रमित नहीं किया। शिक्षा के लिए हमने बराबर उनको प्रेरित किया, पहले पढ़िए, पढ़ करके तब फिर काम करिए। तो मुझे लगता था कि जो जिस लायक होगा, नौकरी करने लायक होगा तो नौकरी कर लेगा, राजनीति करने लायक होगा तो राजनीति करेगा, लेकिन पढ़ करके राजनीति करे, बगैर पढ़े हुए राजनीति करना ठीक नहीं है। तो शिक्षा के लिए प्रेरित करना सबसे बड़ा ज़रूरी काम था। आज शिक्षा के लिए प्रेरित लोग नहीं करते, वो अपना काम करा ले जाएंगे उससे, और ही उसको वह राय नहीं, उसके हाथ में कट्टा थमा देंगे लेकिन शिक्षा नहीं थमाएंगे, उसके हाथ में डंडा थमा देंगे, वो मार करेगा आपके लिए, और मार करके फिर वो जेल जाएगा और फिर उसके बाद कोई मिलेगा, उसके बाद उसको कोई कुछ मिलेगा। यानी आज के दौर में आज के नौजवानों के लिए आपके द्वारा यही है कि वह राजनीति में बहुत सोच समझ करके सबसे पहले उनको पढ़ना चाहिए, और पढ़ लेंगे तो राजनीति भी अच्छी करेंगे। ऐसी बात नहीं कि राजनीति नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर पढ़े ही लिखे नहीं हैं तो कौन सी राजनीति करेंगे आप? आज के दौर में कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर लग रहा है? कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है कि कांग्रेस ने जगह जगह शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया, और आज भाजपा जो है वो शिक्षा को संकुचित दायरे में लेते चले जा रही है। आप ही बताइए कि पहले प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे तो गांव भर का जो जमींदार रहा होगा उसका भी बच्चा उस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा, और जो निरहू गिरहू हरिजन के घर का लड़का रहा उसका भी लड़का उस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा। उस प्राथमिक विद्यालय से पढ़ करके दोनों का जो जैसी जैसी स्थिति थी, जितनी प्रतिभा थी, अपने प्रतिभा के हिसाब से वो आगे निकल रहे थे। और आज आप देखें तो शिक्षा के रूप में प्राथमिक विद्यालय में आपको बिल्डिंग मिलेगी, आपको अध्यापक मिलेगा, सुयोग्य अध्यापक मिलेगा, बच्चों को खाने के लिए भोजन मिलेगा, उनको पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा, पढ़ने के लिए कॉपी और किताब मिलेगी, छात्रवृत्ति भी मिलेगी। लेकिन इस प्राइमरी विद्यालय में आप बच्चों को नहीं पाएंगे, इसलिए कि जिस प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाने वाला अध्यापक है उसका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा, उसका बच्चा दूसरे अन्य विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में जाएगा। तो देखते हैं लोग कि जब इनका बच्चा, जो खुद अध्यापक हैं, खुद अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो फिलहाल हम यहाँ जा कर के हम अपने बच्चे को भेज करके क्या करेंगे।
पहले अध्यापक पढ़ाता था, अब अध्यापक बीएसए कार्यालय का चक्कर काटता है। वह अध्यापक अच्छा होगा जो बीएसए कार्यालय में प्रतिदिन हाजिरी देता होगा। किसके यहाँ? बीआरसी पर एसडीआई के यहाँ, जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ, डीआई के यहाँ। तो आखिर किसी शिक्षक का काम चलेगा? वैसे ही माध्यमिक विद्यालय की हालत है। जो प्राइवेट विद्यालय है उसमें अच्छी पढ़ाई होगी और जो पेमेंटेड विद्यालय हैं उसमें बच्चे नहीं रहेंगे। हम तो देख रहे हैं कि कई विद्यालय ऐसे पेमेंट के हैं जिनमें बच्चे नहीं हैं, केवल फर्जी बच्चों का नाम चढ़ा करके और इसके बाद अध्यापक अपना वेतन ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे राम प्यारे यादव जी, और राजनीति पे और समाज में होने वाले भ्रष्टाचार पे और प्रतिनिधियों के जो कालाबाजारी है, जो उनके विकास की बात है, न कि जनता की विकास, इस पे खुल के चर्चा हुई। आप देखते रहिए यस भारत न्यूज़। मैं संजय मिश्रा।